नमस्कार जी। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। कोरोना का संकट है, ये संकट सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर है। भारत सरकार की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया है। पिछले 6 दिनों से लगातार अगर आपने देखा होगा तो देश की वित्त मंत्री रोजाना आ रही हैं और रोजाना आकर उन्होंने आर्थिक पैकेज का ऐलान करने का काम किया है। उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी थे। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर ये कि जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया गया है, क्या दरअसल ये 20 लाख करोड़ का है? दूसरा, क्या ये पैकेज समय पर दिया गया है या और पहले दिया जाना चाहिए? तीसरा, इस पैकेज की असली कीमत क्या है? चौथा, जो चीज टारगेट की गई है क्या सही दिशा में उठाए गए कदम है? पांचवा, और क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था पर किसी तरीके की उम्मीद लगाई जा सकती कि देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी और गरीब जो सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी। यशवंत सिन्हा जी जो लंबे समय तक ब्यूरोक्रेसी में थे, उसके बाद चंद्रशेखर जी की सरकार में वित्त मंत्री थे जब देश सबसे बड़े आर्थिक संकट में था। बल्कि यह कहा जाए कि जो आर्थिक सुधारों का ऐलान नरसिम्हा राव ने किया था उसका ब्लूप्रिंट यशवंत सिन्हा जी के रहते बना था। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तब भी वो वित्त मंत्री थे और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय का भी काम उन्होंने देखा था। हमारे साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे आलोक जोशी जो सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक रहे, लंबे समय तक बीबीसी में उन्होंने काम किया है। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि ये जो संकट है और जिस तरीके से 20 लाख करोड़ देने की बात की गई है और रोज वित्त मंत्री ने एक एक सेक्टर के बारे में बातचीत की है, पैसा देने का ऐलान किया है, क्या आपको लगता है कि ये सही दिशा में उठाया गया सही कदम है? देखिए, मैं इसके पहले कि आपके इस प्रश्न का सीधा उत्तर दूं, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो महामारी अभी आई है, इस महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार का जो कर्तव्य था वो बिल्कुल स्पष्ट था। 3 चीजें सरकार को करनी थी। नंबर 1, महामारी का नियंत्रण, कि कम से कम लोग इससे प्रभावित हो। नंबर 2, जो प्रभावित हो जाते हैं उनको मेडिकल हेल्प मिले, हॉस्पिटलाइजेशन हो और वो जल्दी ठीक हो। और तीसरा, कि लॉकडाउन के चलते जो डिसलोकेशन हुआ है उस डिसलोकेशन के साथ तात्कालिक प्रभाव के साथ डील किया जाए। अब डिसलोकेशन जो हुआ है उसका सबसे हृदय विदारक दृश्य जो आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है प्रवासी मजदूरों का। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि जहां कैमरा नहीं पहुंच रहा है कि जितने डेली वेज अर्नर्स हैं, चाहे अपने घरों में हों चाहे अपने प्रदेशों में हों, वो सारे के सारे आज भूख के लिए मरने को विवश हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आज पूरे देश में देखने को मिल रही है वो मिल रही है प्रवासी मजदूर जो पैदल या किसी भी माध्यम से अपने अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इस दिशा में देखा जाए, इसको इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अगर हम विचार करें तो महामारी रोकने के लिए सरकार ने तत्काल लॉकडाउन लगाया। हम लोगों में से किसी ने उस पर एतराज नहीं किया कि ठीक है भाई लॉकडाउन लगाओ। लॉकडाउन लगाने के बाद भी महामारी फैलती ही चली गई है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात आज के दिन है वो ये है कि लोकेशन बहुत हुआ है। बहुत सारे लोग जिनकी नौकरी चली गई, जिनके पैसे खर्च हो गए, जो रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए, वो लोग अब अपने अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं पैदल साइकिल से जैसे। और इसलिए आज के दिन सरकार का सबसे पहला कर्तव्य था कि उन मजदूरों की वो चिंता करती। अब 20 लाख करोड़ रुपया हो, 21 लाख करोड़ रुपया हो, 3 साल में खर्च होगा, 5 साल में खर्च होगा, आर्थिक सुधार की दिशा क्या होगी, इन सब बातों पर बहस करने का समय आएगा। लेकिन आज समय है सबसे ज्यादा जरूरी बात करने का कि इन मजदूरों को जल्दी से जल्दी हम इनके घर कैसे पहुंचाएं। तो इसके लिए सिन्हा साहब, इसके लिए किया क्या? क्योंकि सरकार कह रही है कि हमने बहुत प्रयास किया। माफ कीजिए, आपको मैं बीच में टोकना इसलिए पड़ रहा है कि हमको समय हमारे पास कम है, आपके पास समय कम है, हमारे पास तो पूरा दिन है। लेकिन
सरकार कह रही है कि हमने सबसे पहले तो 2.25 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम सबसे गरीब लोगों के लिए किया, हमने ट्रेनें चलवा दी, तो राज्य सरकारें उन ट्रेनों का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। तो जो लोग सड़क पर हैं, सबसे बड़ी समस्या आपने भी उन्हीं को कहा, वो है सबसे बड़ी समस्या। लाखों लोग इस समय बेहाल बेसहारा सड़क पर घूम रहे हैं। उनको इमीडिएट सॉल्यूशन, रिलीफ चाहिए। सॉल्यूशन तो जब मिलेगा मिलेगा, तुरंत सहायता चाहिए, मदद चाहिए। वो कैसे दी जा सकती है? और सरकार ये जो पंचवर्षीय योजना के अंदाज में पैकेज लाई है, ये कितना लाभ पहुंचा पाएगा? देखिए, इससे तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तत्काल कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आज भी आपने देखा कि मजदूरों को रोका जा रहा है राज्यों के बॉर्डर पर, पुलिस उनके ऊपर लाठियां बरसा रही हैं, और कहीं पर आपने देखा कि कोई सरकार की तरफ से उनको भोजन दिया जा रहा हो या उनको चावल दाल दिया जा रहा हो। मैंने तो ये दृश्य नहीं देखा। मेरा एक सुझाव है इसमें, जो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ देना चाहता हूं, कि हमने अपने सेना का उपयोग किया कि वो जो हमारे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं उनके ऊपर वायुसेना फूल बरसाए, सब लोगों को सैल्यूट मारे, बहुत अच्छी बात थी। हमारे पास सेना है, सेना के संसाधन है, फिर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके संसाधन है, फिर सिविलियन संसाधन है। हम चाहें तो, मेरा मानना है और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, कि 24 घंटे के भीतर हम सारे जितने मजदूर आज सड़क पर हैं उनको हम बसेस में, ट्रकों में बैठाकर उनके गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं, पूरी डिग्निटी के साथ उनका मेडिकल कर सकते हैं, उनको खाने का दे सकते हैं और उनको घर पहुंचा देते हैं। तो ये क्यों नहीं सरकार करिए? क्यों नहीं आर्मी को बुला रही है सरकार कि तुम आज इस परिस्थिति में हमारी मदद करो? सर, ये क्यों नहीं हो रहा? मेरा सवाल आपसे ये कि मोदी जी के बारे में माना जाता है कि बहुत ही एफिशिएंट है, और उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि गुजरात में जब कच्छ का भूकंप आया था उसके बाद उन्होंने कच्छ को नए सिरे से खड़ा कर दिया। हमेशा उनका जो ऑरा होता है, जो जिस तरीके से प्रोजेक्शन होता है, वो यही कहते हैं कि सुपर ह्यूमन है। तो ऐसे में जो बात आप कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर संभव है, वो पिछले 54 दिनों के अंदर क्यों नहीं हो पा रहा, और आज भी नहीं लगता है कि उसका कोई रास्ता निकल रहा है? मैं उम्मीद करता था कि जब वित्त मंत्री जी ने पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया तो पहले 2 शब्द उनके मुंह से जो निकलेंगे वो होंगे माइग्रेंट वर्कर्स। लेकिन पहले दिन उन्होंने बहुत सारे विषयों पर बात की, लेकिन एक शब्द माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी ने जो लोग मर गए सड़कों पर एक्सीडेंट में चलते चलते, उनके बारे में तो कुछ संवेदना प्रकट की है। वित्त मंत्री जी को आपने कहीं सुना किसी भी 5 दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संवेदना प्रकट की हो? तो ये संवेदना की कमी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। आज भी मैं जोर देके इस बात को कह रहा हूं आपसे, सरकार सेना को उतारे और सेना को ये जिम्मेदारी दे कि तुम सिविलियन से कोऑपरेशन करके और सारे सिविलियन बसेस को करो, अपने ट्रक्स लेके जाओ और सबको बाइज्जत उनके घर पहुंचाओ। ये काम हो सकता है बहुत आसानी के साथ। सर, आपने जो बात कही, लेकिन अगर हम इसको केंद्र सरकार की जिम्मेदारी माने, लेकिन जो कई राज्य सरकारें हैं, बिहार की राज्य सरकार है, यहाँ तक उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है, ये सरकारें भी खुलकर नहीं बात कर रही। यहाँ तक कि उड़ीसा के नवीन पटनायक जो पिछले 5 बार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो यहाँ तक 3 गाड़ियां आ रही थी उड़ीसा की तरफ सूरत से, उसको कैंसिल कर दिया। तो ये रिलक्टेंस भी तो राज्य सरकारों की तरफ से, और राज्य सरकारों भी ऐसा लगता है इस माइग्रेंट वर्कर्स को उन्होंने सड़क पे छोड़ दिया और उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने आशुतोष जी, और बिहार की भी हालत बहुत खराब है। देखिए, ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आज दुर्भाग्य से जब कोरोना का वायरस लगभग 1 लाख तक पॉजिटिव केसेस पहुंच रहे हैं, उस समय हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ये कंप्लीटली अनअवॉइडेबल है कि हम इन माइग्रेंट वर्कर्स को सड़क पर नहीं छोड़ सकते हैं, उनको घर पहुंचाना ही पड़ेगा। और राज्य सरकारों के साथ प्रधानमंत्री जी को बात करके, क्योंकि ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो बात करके उनको इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो ट्रेन से, बसेस से, जैसे भी चाहें वैसे उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाएं। तो इसलिए उनको बात करनी पड़ेगी
और वो राज्य सरकारें जो कह रही है कि हम नहीं लेंगे, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं, चाहे वो बिहार हो चाहे उड़ीसा हो। जी सिन्हा साहब, एक बात आपने कही, माफ कीजिए आशुतोष, मैं पूछ लूं। आप कह रहे हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स, और ये सब मानते हैं कि ये सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त है उनके सिर पर, और सबसे बड़ी जरूरत है उनको तत्काल राहत पहुंचाने की। और आपने सुझाव भी दिया कि पैरामिलिट्री और मिलिट्री को लगा दें तो 24 घंटे के अंदर ये काम हो सकता है कि वो अपने ठिकाने पहुंच जाए। लेकिन इसके साथ जो दूसरी जुड़ी हुई समस्या है, जो लोग कह रहे हैं कि लाइफ और लाइवलीहुड की डिबेट मत करिए, लेकिन इस वक्त रोजगार, जिंदगी पटरी पे वापस लौटना और इकोनॉमी का पटरी पे लौटना, क्या आपको लगता है कि अभी उसके लिए इंतजार किया जा सकता है, या साथ साथ जैसे WHO ने कहा हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, उस जीने के भी कुछ सूत्र आपके पास हैं? नहीं, हमें लगता है कि लॉकडाउन जो था, जो पहला लॉकडाउन, वो एक हथौड़े की तरह था। हमने हथौड़ा चला दिया। उसके बाद जब सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, तो उसमें हमने कुछ बारीकियां इंट्रोड्यूस करी और कहीं कहीं कुछ छूट दी। लेकिन आप उद्योग धंधे खोलने की बात कह रहे थे। उद्योग धंधे खुलने में केवल पैसे की जरूरत नहीं होती है। आज जब सब मजदूर शहरों को छोड़कर चले गए, ये मजदूर कहाँ काम करते थे? ये सब कहीं ना कहीं उद्योग धंधे में काम करते थे। तो आज हम कहें उद्योग खोल दो, तो वो नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि एक तो मजदूर नहीं है। दूसरी बात जो है, उनको सारा पैसा आप लोन के रूप में दे भी दीजिए, वो ले भी लें, तो उसके बाद उनका सामान कहाँ बिकेगा? ये सोचने की बात है ना कि उन्होंने सामान निर्मित किया, वो कहाँ लेके जाएंगे? आज मुंबई बंद है, आज दिल्ली बंद है, आज कोलकाता बंद है, जितने बड़े बड़े मार्केट्स हैं सब बंद हैं, क्योंकि सारे के सारे रेड जोन है। तो वो जो इंतजाम होगा सामान बिकने का, वो कैसे होगा? अब ये फोर्थ लॉकडाउन जो शुरू हो रहा है, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा कि हम उद्योग धंधे को केवल ऑर्डर देकर नहीं खोल सकते हैं। उनके लिए हमें व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी कि सामानों का निर्माण भी हो, प्रोडक्शन भी हो, और साथ साथ मार्केटिंग। सर, एक सवाल मेरे मन में ये है, सवाल ये है कि जो भी आलोक ने पूछा कि जीवन और जीविका दोनों साथ चलना चाहिए, क्या जो लॉकडाउन लगाया गया, क्या वो जल्दबाजी में लगाया गया और क्या उचित समय तक के लिए लगाया गया? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि 2 महीने पूरी तरीके से 100% लॉकडाउन करके कोरोना पर नियंत्रण पा लेते और उसके बाद हम अर्थव्यवस्था को खोलते तो शायद ज्यादा बेहतर तैयार होते? आशुतोष जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि भारत में पहला केस रिकॉर्ड हुआ था 30 जनवरी को जी। हमने लॉकडाउन लगाया 24 मार्च को, तो समय तो खोया हमने। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब लगाया तब लगाया, लेकिन साथ ही साथ हमें सोचना चाहिए था उसी समय कि लॉकडाउन के परिणाम क्या होंगे, और वो हमने नहीं सोचा। और वही नहीं सोचने का नतीजा है कि आज हम ये दृश्य देख रहे हैं, और लाखों करोड़ों लोग, हमारे देशवासी, क्यों आज इस तरह मजबूर हैं, विवश हैं ये तकलीफ झेलने के लिए। मतलब वो क्या भारत देश का की नेकनामी हो रही है दुनिया में? क्या मजदूर सड़कों पर चल रहे हैं और हम उनको डंडे से पीट रहे हैं? वो एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं और हमारे पास सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं है, और हम चुपचाप खामोश होके, जैसा लग रहा है। और उसके बाद जले पर नमक छिड़कना तो ये है कि हम अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, हम हवाई जहाज की बात कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन तत्काल उन मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। पर सर, दुनिया में तो ये कहा जा रहा है कि दुनिया में मोदी जी की बड़ी तारीफ हो रही है कि जिस तरीके से उन्होंने कोरोना को हैंडल किया है। अमेरिका का उदाहरण दिया जा रहा है कि अमेरिका में तो हजारों लोग मर गए, हिंदुस्तान में तो अभी चंद हजार लोग ही मरे हैं, और हिंदुस्तान एक मॉडल पेश किया। इस तरीके की बातें की जा रही। देखिए, मैं आपसे आशुतोष ये कहना चाहूंगा कि भारत में कोरोना के कितने पॉजिटिव केसेस हैं, सचमुच में किसी को नहीं पता है। कई जानकार लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जिनका कहना यह है कि आज के दिन भी भारत में लाखों पॉजिटिव केसेस हैं, लेकिन जांच नहीं हो रही है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। लेकिन वो जो भी हो, मैं आपसे एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये है
कि जिसके हाथ में मीडिया है वो कुछ भी प्रचारित कर सकता है। आज के दिन तो हम यही दृश्य देख रहे हैं कि मोदी जी विश्व के नेता बन गए। यहाँ पर हमारे यहाँ जो दृश्य है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन विश्व के नेता बन गए। तो ये जो गोदी मीडिया है वो कुछ भी कह ले, उस पर विश्वास इसलिए नहीं होता है कि हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि मजदूरों के साथ क्या व्यवहार या दुर्व्यवहार हो रहा है, किस परेशानी में वो, किस तकलीफ में आज वो जीने के लिए मजबूर है। जी, आप मीडिया की बात आपने की सना साहब, छोटा सा एक कमेंट चाहता हूँ। मतलब आपको क्या लगता है कि मीडिया इस हाल में है आज की तारीख में, जबकि इतना प्रचंड सोशल मीडिया इसी देश में चल रहा है, कि वो सच्चाई पे पर्दा डाल दे? नहीं, मैं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म में सच्चाई पर पर्दा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सब लोग हैं जो सोशल मीडिया के मार्फत सच्चाई को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये एक प्रयास है ना, आज के दिन, आज ही के दिन नहीं, कई महीनों से, कई वर्षों से ये चला आ रहा है कि भाई सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हो, नहीं तो उसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये हमारे मीडिया के मित्रों ने कहा है, मुझे क्या पता, हमारे मीडिया के मित्र ही हमें बताते हैं कि भाई इस तरह हो रहा है। तो इसलिए जो जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं वो कुछ भी दिखा दे, कुछ भी कह दे, लोगों के मन से वो दृश्य नहीं मिटेगा कि हमारे मजदूर सड़क पर चलने के लिए लाचार हैं, बेबस हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, मर रहे हैं, और उनके साथ हम कोई सहानुभूति भी नहीं दिखाते। जी सर, अब अगर अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो ये जो 20 लाख करोड़ के जो पैकेज देने की बात की गई है, क्या ये आपको लगता है कि ये सफिशिएंट है? सफिशिएंट का और इनसफिशिएंट का सवाल नहीं है आशुतोष जी, ये एक मैं एक सवाल जोड़ दूं सर, मैं यहाँ पर एक छोटा सा इसी में एक सप्लीमेंट्री जोड़ दूं। ये 20 लाख, आज तो वित्त मंत्री ने हिसाब बता दिया, 20,97,000 करोड़ रुपए, जबकि उस हिसाब को मेरे जैसा आदमी भी जोड़ता है। आपसे इसलिए पूछना बनता है कि आपने तो उस कुर्सी पर बैठकर वो काम किए हैं, और आपने एक बहुत विकट संकट के समय वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निभाई थी। ये 20 लाख या 21 लाख करोड़ में से दरअसल खर्चा कितना है? क्योंकि उसमें तो 90% हिस्सा तो कर्जे दिख रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारा टोटल बजट जो 1 फरवरी को पेश किया गया था, वो टोटल एक्सपेंडिचर बजट था 30,42,000 करोड़ रुपए का, 30.42 लाख करोड़ ये था। अब 21 लाख करोड़ का ये नया पैकेज आ गया, तो दोनों मिला के अगर देखें तो हम 50 लाख के ऊपर चले गए। लेकिन आपने सही कहा, सही पकड़ा कि इसमें जो पहले के बहुत सारे खर्चे हैं उसको जोड़ दिया गया है। इसमें जो इसी बजट में प्रावधान किए गए थे उसका फ्रंट लोडिंग करके उसको कहा जा रहा है कि ये 20 लाख करोड़ का पार्ट हो गया। आरबीआई ने जो किया है, बैंकों ने जो किया है, उसको भी जोड़ के हम कह रहे हैं कि ये हो गया। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार के खजाने से बहुत कम इसमें पैसा जा रहा है। शायद मैक्सिमम अगर होगा, पूरे पैकेज को हम उठा के देख लें तो 4 लाख करोड़ रुपया लगभग होगा। और अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने अपना जो बोरोइंग होता है साल भर का, उसको 4,20,000 करोड़ रुपए से बढ़ा दिया। तो ये जो है कि इसमें से 2 लाख 4 लाख जो भी अमाउंट होगा, वही अमाउंट सरकार के बजट से जाएगा। बाकी सारा अमाउंट जो है वो बैंकों से होगा और कर्जे के रूप में उपलब्ध है। अब आपके ऊपर, हमारे ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर है कि हम कर्जा लेकर अपनी देनदारी बढ़ाना चाहते हैं आज के दिन या नहीं बढ़ाना चाहते हैं। कर्जा लेने के लिए तो हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते ना। तो इसलिए इसमें से सरकारी बजट में से जो आउटकम है वो नगण्य है, वो नाकाफी है, और उससे बहुत ज्यादा हमें फायदा नहीं होने। सर, क्या समझा जाए? क्या ये अगर कोई भी सरकार ये तो नहीं चाहेगी कि उसके देश के नागरिकों की हालत ठीक ना हो, कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि अर्थव्यवस्था बेहतर ना हो, तो 20 लाख करोड़ कह के अगर आप 4 लाख करोड़ के बारे में हिसाब बनता है, तो क्या ये समझ का फेर है, अप्रोच का फेर है, या दरअसल नियत में कहीं कोई खोट है? हो क्या रहा है दरअसल? अमेरिका अपनी जीडीपी का 10% देता है,
जापान 21% देता है, वहां लोग सवाल नहीं खड़े कर रहे। यहाँ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप जितना कह रहे हैं उसका 1/4 भी आप नहीं दे रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे, किस स्तर पे प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो सरकार कहती साफ तौर पर कि देखो हमने बजट से इतना पैसा उपलब्ध कराया इस काम के। देखिए, इसमें एक तो मैंने जैसा पहले कहा कि तात्कालिक कुछ समस्याएं हैं। अब आज अंतिम क्षण में अपने अंतिम प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री महोदया ने कहा कि हम 40,000 करोड़ रुपया उपलब्ध करा रहे हैं मनरेगा के। पहले 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, अब हम 40,000 और उपलब्ध करा रहे हैं। ये जितने मजदूर वापस जाएंगे, अब पहले से जो मजदूर हैं उनको ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ काम मिलेगा? मनरेगा के माध्यम से काम मिलेगा। तो जाहिर है कि उनको तत्काल अगर पैसा हम उनके जेब में पहुंचाना चाहते हैं तो मनरेगा का एलोकेशन हमको बढ़ाना पड़ेगा। और हमने अब जाके उसको बहुत कम, मैं मानता हूं, बढ़ाया है। मैं और इस बात को भी मैंने सुझाव दिया है पहले भी कि आपने 20 रुपए से डेली वेजेस बढ़ाया, 180 रुपए के बदले 182 रुपए के बदले आपने उसको 202 रुपये किया, 50 रुपए से क्यों नहीं बढ़ाया? दूसरी बात कि जो भी काम मांगे आज उसको आपको काम देना पड़ेगा। आपके पास 10 करोड़ टन अनाज है, उस अनाज को लिबरली आप राज्य सरकारों को दीजिए कि कहीं कोई गरीब भूखा नहीं सोए। तुम फ्री किचन चलाओ, तुमको जो करना है करो, ये खाद्यान्न लो और इनको सब गरीबों तक पहुंचाने का काम करो। फिर राज्य सरकारों की मदद करनी होगी उनको। राज्य सरकारों की शिकायत है कि भाई हमारा जो जीएसटी का देय है वो भी आप नहीं दे रहे हो। आज उन्होंने राज्य सरकारों की बात करी, लेकिन राज्य सरकारों को तत्काल इस बात की जरूरत है कि उनके हाथ में पैसा पहुंचे, तब वो अपना काम कर सकेंगे, क्योंकि सारा काम तो राज्य सरकारों को करना है। तो इसलिए इस बात की आवश्यकता थी और पहले चरण में हम लोगों को इन बातों की बात करनी चाहिए थी और उसके बाद दूसरे तीसरे चरण में कुछ गैप देकर हम आर्थिक सुधारों की बात करते, आगे की दिशा की बात करते। लेकिन 20 लाख करोड़ रुपया दिखाना था कि भाई हमने इतना बड़ा पैकेज दे दिया। अब हम बैठ के माथापच्ची कर रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का मतलब क्या होता है। जाके उस गरीब से पूछिए जो आज सड़कों पर बैठा हुआ है पुलिस के डंडे खा के कि 20 लाख करोड़ में तुमको कितना मिला। जी, तो एक सवाल अब मैं सिन्हा साहब, क्योंकि वही वक्त वाली समस्या है ये, लेकिन ये पूछूंगा, और आपने तो जो कदम उठाया था, हालांकि बहुत लोगों ने बहुत समय तक आलोचना की, मजाक बनाया कि साहब सिन्हा साहब तो देश का सोना गिरवी रखाए थे, लेकिन विकट परिस्थिति में मनुष्य को साहस के साथ कुछ फैसले करने होते हैं जिनमें उसको आलोचना भी हो सकती है, उसका मजाक भी उड़ाया जा सकता है। इस वक्त सरकार जो कर रही है उसके पास क्या क्या ऑप्शन है? खर्चा करना पड़ेगा जैसे आपने कहा, और बहुत लोग कह रहे हैं कि सीधे लोगों को पैसा देना पड़ेगा, सहायता देनी पड़ेगी। वो पैसा कहाँ से आएगा? ऐसा तो नहीं कि सरकार के पास ये व्यवस्था नहीं है इसलिए वो इस तरह का आडंबर रच रही है कि हमने बहुत कुछ दे दिया है, आप लोग खुश हो जाइए, और असल में देना कुछ ना पड़े। नहीं, मैं आपसे बताता हूँ। एक तो सोने की बात आपने की कि सोना गिरवी रखा। जब घर की महिलाओं की आबरू दांव पर लगी हो और घर में सोना पड़ा हो तो आप किसको पहले प्राथमिकता देंगे? घर की आप महिलाओं की आबरू बचाएंगे ना। देश की आबरू उस समय जा रही थी और इसलिए ये कदम उठाना पड़ा और साहसी कदम था। बाद में सब लोगों ने इसको स्वीकार किया। लेकिन आज के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसी प्रकार कड़े कदम उठाने की आवश्यकता थी। जो मैं कह रहा हूं आर्मी को लाइए, वो एक कड़ा कदम होगा और सरकार क्यों नहीं ऐसा सोच रही है, मैं आश्चर्य। तो इसलिए पैसा कहां से आएगा? आलोक जी, मैंने बहुत पहले 3-4 हफ्ते पहले एक लेख लिखा था किसी अखबार में छपा, जिसमें मैंने कहा था कि हमारे पास कोई उपाय नहीं है इसके अलावा कि हम आरबीआई को कहें कि तुम नोट प्रिंट करो और सरकार को पैसे उपलब्ध कराओ। उसके साथ हमें कुछ सावधानी बरतनी होगी, वो सावधानी हम बरतें। लेकिन हमें आज अगर 10 लाख करोड़ सरकारी बजट से खर्च करना होगा तो जाहिर है कि ये
1-2-3 लाख करोड़ हमको इधर उधर से मिल जाएगा। बाकी इसका जो अधिकांश भाग है वो हमें नोट प्रिंट करके लाना पड़ेगा और उससे लोगों की मदद करनी पड़ेगी। ये सुझाव केवल हम ही ने नहीं दिया और कई अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने ये सुझाव दिया है। सरकार इसको क्यों नहीं मान रही है, इसका एक्सप्लेनेशन सरकार के पास है, लेकिन ये तरीका है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। सर, आखिरी सवाल, क्योंकि बिल्कुल समय खत्म हो चुका है। क्या आपको लगता है कि कोरोना के संकट के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर होने में या पटरी पर आने में कितना वक्त लग पाएगा? देखिए, मेरा जो अनुभव है संकटों से, आर्थिक संकटों से डील करने का, आशुतोष जी, मैं मानता हूं कि किसी भी आर्थिक संकट से 3-4 महीने में छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। बहुत सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं, उनको खड़ा करने में वक्त लगता है और कुल मिला जुला के देखा जाए तो कम से कम 2 से 3 साल का वक्त लगता है किसी आर्थिक संकट से उबरने में। तो इसलिए आप कोई भी आर्थिक संकट 91 का ले लें, 2008 का ले लें, उसके पहले का ले लें, समय लगता ही लगता है। इसलिए हमें कमर कस के तैयार रहना पड़ेगा कि जल्दीबाजी में कोई हमें हम अर्थव्यवस्था को पटरी पे नहीं ला सकते हैं। पूरे देश को एकजुट होकर अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए लगातार कई वर्षों तक प्रयास करना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल मैं भी पूछ लूं सिन्हा साहब, आपकी इजाजत हो तो? नहीं, बिल्कुल कम है, लेकिन फिर भी एक सवाल मैं पूछ लूं कि ये जो कहा जा रहा है कि रेटिंग के डर से, रेटिंग की बड़ी चिंता है कि अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग गिर जाएगी अगर हम नोट छापेंगे, अगर हम खर्चा बढ़ाएंगे। फिस्कल डेफिसिट पहले ही बजट के समय हमने देखा, उस वक्त भी लोग आंकड़ों पे सवाल उठा रहे थे, पहले ही फिस्कल डेफिसिट बहुत बुरी हालत में है। अगर 10 लाख करोड़ रुपया नोट छाप के उसमें से मान लीजिए 8 लाख करोड़ के भी नोट छाप दिए जाएं और बांटा जाएगा, तो फिर बाकी फिस्कल पोजीशन कैसे मैनेज होगी? क्या उसकी चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आज के दिन नहीं करनी चाहिए। फिस्कल डेफिसिट के बारे में जो देश में कानून है वो मैंने लाया था आलोक जी, और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेटिंग एजेंसीज की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको कहिए घर में जाके आराम करें। अमेरिका में जब अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई थी और इतना बड़ा संकट दुनिया के सामने आया अमेरिका के में पैदा होकर, तो रेटिंग एजेंसी सब AAA दे रही थी अमेरिका को। अमेरिका ने करोड़ों करोड़ डॉलर खर्च किया अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, लेकिन रेटिंग एजेंसीज ने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो इसलिए रेटिंग एजेंसीज को तो हमें भूल जाना चाहिए, उनकी बिल्कुल चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए जो हमें नोट प्रिंट करने की जरूरत है वो हमें करना चाहिए। लोगों के पॉकेट में तत्काल पैसा पहुंचना चाहिए, ये हमें इंतजाम करना चाहिए। और उसके लिए नोट प्रिंट करने की जरूरत हो, फिस्कल डेफिसिट बढ़ती है तो बढ़े, नोट प्रिंट करके हम लोगों के पास पैसे पहुंचाएं, ये हमें आवश्यक रूप से करना है। और हमारे पास जो करोड़ों टन अनाज है उसका हम सदुपयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों को कम से कम इस देश के प्रधानमंत्री जी तो सुने, तो कम से कम, क्योंकि आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए। जैसे आपने कहा कि सेना को फौरन बुलाइए और फौरन कदम उठाइए। आपने कहा कि नोट प्रिंट होने चाहिए और फिस्कल डेफिसिट की चिंता नहीं करनी चाहिए, रेटिंग एजेंसीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस वक्त लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो डिमांड नहीं आएगी और अर्थव्यवस्था में नहीं। और तीसरी बात आपने जनता के लिए कही कि कम से कम 3 साल तक हमको कड़ी चीजों से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आपके अनुभव का फायदा तो सरकार नहीं लेती है, तो मैं जानता हूं, लेकिन कम से कम इनडायरेक्टली आपकी बातों को सुनकर अगर कुछ कदम उठा पाए तो शायद देश का बड़ा भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आलोक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।